वर्क इन एनर्जी के चैप्टर का लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी तकरीबन 20 to 25 या 30 तक MCQs होंगे। और ये आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए है कि ये MD CAT 2025 की सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे शुरू की हुई है। और इसमें जो क्वेश्चंस हमने पिक भी किए हुए हैं ये ऑलरेडी PMC के जो क्वेश्चन बैंक था वहाँ पर जब उन्होंने इनिशियली 2021 में ये क्वेश्चन शेयर किए थे पेड टेस्ट की फॉर्म में, तो उन्हीं की कैटेगराइजेशन की गई है चैप्टर वाइज। और इनकी सॉल्यूशन इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द बेसिक थिंग इज़ कि MD CAT सॉरी, और इनकी सॉल्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है कि MD CAT 2025 जो है जिसके बारे में बार बार हमें सुनने को ये मिल रहा है PMNDC से कि वो नेशनल लेवल का होने जा रहा है। और एग्जैक्टली जिस तरह 2021 में टैबलेट्स के थ्रू कंडक्ट किया गया था, तो यहाँ पर भी चांस यही है। सो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल इन क्वेश्चंस का पिछले 2023 और 2024 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और हमें बहुत सही तरह से प्रिपेयर होना चाहिए है। मे बी क्वेश्चंस ईजी हों या मुश्किल हों, लेकिन हमें हर किस्म के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सो क्विकली हम अपने क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पिछले वीडियोस के लिंक्स हैं स्पेशली वर्क इन एनर्जी के, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और MD CAT 2025 के प्लेलिस्ट में आपको फिर फोर्स एंड मोशन और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी MCQs आपको मिल सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर दी प्रैक्टिस ऑफ MCQs। मेरी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्वेश्चंस भी सही तरह से सॉल्व कराए जाएँ और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उनको क्वेश्चन के लेफ्ट और राइट पर भी जो और पॉइंट्स बनते हैं उनकी भी सोल्यूशन की जा सके। सो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी जो पिछले पार्ट्स हैं उसमें सॉल्व अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A विच इज 2 3 4, ये 2 3 4 XYZ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू पॉइंट B 1 2 3 अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स की वैल्यू यहाँ पर वेक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से दी गई है। तो पहले तो आप क्या कर लें, फोर्स की वैल्यू निकाल लें, 2I प्लस 3J प्लस 4K। मालूम क्या करना है, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे मालूम होगी, डिस्प्लेसमेंट मालूम होगी B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लें। सो B क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बन जाएगा -I, 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, सेकंड ये -J, और 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये बन जाएगा -K। ठीक है, तो अब वर्क आपने कैसे मालूम करना है, वर्क विल बी इक्वल टू F.D स्केलर प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या करना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है, 2I प्लस 3J प्लस 4K डॉट प्रोडक्ट -I -J -K। यहाँ पर यह ख्याल रहे में रहे कि चूंकि ये वर्क से रिलेटेड पॉइंट है, ऑलरेडी यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो मौजूदा इसमें जो MD CAT का सिलेबस है उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये चूंकि वर्क से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके फैक्ट फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 और -1 से प्रोडक्ट आ जाएगा -2, I डॉट I से 1 आ जाएगा, 3 और -1 से आ जाएगा -3, J डॉट J से 1 आ जाएगा, और 4 और -1 से आ जाएगा -4, K डॉट K से 1 आ जाएगा, और आपके पास -2 -3 -4 जब ऐड होंगे सो दैट विल बिकम -9 जूल्स। ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसका आपके पास जवाब हो गया, और इसको आसानी से आप स्केलर प्रोडक्ट के इस ट्रीटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट 1 जूल इज इक्वल टू, अब ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁷ अर्ग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए है कि ये किस तरह से है। बेसिकली 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10⁵ डाइन्स, और 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या कर दिया, न्यूटन के बजाय मैंने इसका कन्वर्जन लिख दिया 10⁵ डाइन्स, और मीटर की जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर। वजह क्या है, वजह यह है कि अर्ग जो है 1 अर्ग दैट इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है,
तो डाइन जो है दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। तो अब अगर 10⁻⁵ और 10⁻²⁵ को कंबाइन किया जाए तो 1 जूल बनेगा 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर, और इसकी जगह पर अब आप लिखते हैं 10⁻⁷ और ये आ जाएगा आर्ग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 टू पोजीशन वेक्टर r2 अंडर अ फोर्स 3x² I + 2yj, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, और जाहिर है अब अगेन फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है हमने। अच्छा, अब यहाँ पर पहले तो ये चीज़ इसमें करेक्ट करनी है कि ये जो इन्होंने r2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसको हम सही कर लेते हैं। तो मैं r1 के और r2 के दोनों के यहाँ पर लिख रहा हूँ। r1 हमारे पास है 2i + 3j और r2 है 4i + 6j। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि फोर्स की जो वैल्यू है वो किस तरह दी हुई है 3x² I + 2yj कैप। ठीक है, न्यूटन की फॉर्म में। तो ये फोर्स जो है ये x और y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। अब इस वेरिएबल फोर्स की वजह से जो काम होगा उसके सोल्यूशन के लिए हमें r1 से r2 क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है कि क्वेश्चन जो है ये सोल्यूशन आपके पास बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ लें तो इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लगा देता हूँ ताकि उसमें हम सोल्यूशन कर लें। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दैट वर्क is equal to the integration from r1 to r2, और इसमें क्या हो जाएगा 3x² I + 2yj डॉट, और जो dx है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इन दोनों के लिए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दैट विल बी dxi + dyj + dzk, और इसमें ज़ाहिर है सिर्फ x और y का ही मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल r1 to r2 3x² dx I + 2y dy z वाला मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, और अब इनका क्या कर लें, इंटीग्रल निकाल लें। इंटीग्रल में आपके पास क्या आएगा x² का इंटीग्रल आएगा x³/3, तो यह आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू 3x³/3। ठीक है, क्योंकि इसके पावर में 2 + 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, वही जो इसका पावर है यही इसकी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसके साथ ये i + 2y, y के ऊपर y का स्क्वायर आ जाएगा और 2 पे डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, 2 2 3 3 भी कैंसिल। और अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है x³ I + y² j, इसमें r2 से r1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो इसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास पुट होंगी वो क्या होंगी कि r2 की वैल्यू जो है वो क्या है 4i + 6j, और r1 है 2i + 3j। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल r2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। उससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 4, 4 का क्यूब 64 इधर, और y की जगह मैं 6 लगा दूंगा, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस, अब r1 की वैल्यू लगा दें। सो x में की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब था 8, और माइनस ये मैं साथ में i और j भी लगा दूँ, तो खैर ये i और j तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये i और j की वैल्यूज़ जो हैं ये यहीं से ख़त्म हो जाएंगी, तो इधर जो है ना हमें इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से ठीक है, और इधर भी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज x और i और i से आपके पास 1 आता है जवाब। तो अब इसको अगर हम आगे लेकर जाएंगे सो दिस विल बी 64
प्लस 36 और उसके बाद आ जाएगा -8 जो कि 2 का क्यूब हो गया और फिर उसके बाद आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो अगर आप इसको टोटल कर देंगे तो ये बनेगा 36 से आप 30 उसको 8 को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो क्या बनेगा 28 और फिर 28 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास बचेगा 19। तो 64 प्लस 19 आपके पास आ जाएगा 83 जूल्स। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन जाहिर है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको उसकी सोल्यूशन समझनी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो इंसान को प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज पॉजिटिव सो मोमेंटम इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो सकती है लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। वजह क्या है? क्योंकि जब वर्क डन होगा तो उसकी स्पीड में इंक्रीज आएगा, वी एफ विल बी ग्रेटर देन वी आई, सो उसका मोमेंटम भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग सिस्टम इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मोशन जो है उसकी डायरेक्शन आपके पास लेट्स से राइट की तरफ है, तो ब्रेक्स की डायरेक्शन जो है, क्योंकि ब्रेक्स जो है वो एक किस्म की फोर्स अप्लाई करते हैं, अपोजिंग फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल मोशन के अपोजिट होती है और इस वजह से जो ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है वो मोशन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट करता है, तो ये आपके पास क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टील बॉल ऑफ मास 5 ग्राम इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हाइट 19.5 मीटर, इट पेनिट्रेट्स इनटू सैंड 50 सेंटीमीटर, द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी विल बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें। क्या क्या लगाना है? एम की जगह 5 ग्राम है तो यह बन जाएगा 0.005 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू है 10, एच प्लस एक्स है, एच है 19.5, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.5 मीटर, तो ये बन जाएगा 19.5 प्लस 0.5 प्लस हाफ, एम की वैल्यू अगेन आपके पास आ जाएगी 0.005 और v की वैल्यू है 10। So whole solution will be 0.005 multiplied by 10 multiplied by 20 plus half into 0.005 into 100। अब इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से आप इसको डेसिमल पॉइंट को हटा दें, ये लगा दें 1,000 और ये आ जाएगा ये 0 0 10 10 कैंसिल यहाँ से इसके साथ और ये आ जाएगा 5 2 10। जो पहला वाला फैक्टर है इससे आ जाएगा आपके पास जवाब 2 2 1, तो ये 2 2, ये 2 1 2, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और इस वाले से आपके पास आ जाएगा, इसमें भी आप इस फ्रैक्शन को हटा दें तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल, 5 2 10, ये बन जाएगा 1/4.25, तो ये बन जाएगा 1.25 जूल। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इसकी सोल्यूशन आपके सामने आ गई। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वैसे नॉर्मल केसेस में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये है दैट वर्क द इफेक्ट ऑफ वर्क विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पोटेंशियल वाला फैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, अच्छा 13 द ब्लॉक ऑफ मास 60 किलोग्राम जस्ट स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर। If the coefficient of friction between the surface is 0.15, then the work done against friction will be. So again वर्क का फार्मूला तो आपके पास है एफ डी, लेकिन यहाँ पर आपको एफ की कौन सी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी ये वाली यू एफ एन। ठीक है, और इसमें यू की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी 0.15 और जो वेट है उसका वो ये एफ एन हो जाएगा, तो वेट है 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लें इसको। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ये पॉइंट को हटा दें, नीचे 100 लगा दें, ये 1 2 0 यहाँ से कैंसिल और ये आ जाएगा 15 6 90, ये 90 न्यूटन आ जाएगा। तो ये 90 न्यूटन आपने इसकी जगह लगा लेना है, तो वर्क आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू जो है वो क्या है 0.9 मीटर है।
सो 0.9 की जगह आप फिर 9/10 लगा दें एंड दैट विल बी 81 जूल्स। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन 114 है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस अंडर द कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बार बार मैं सोल्यूशन करता जा रहा हूँ और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क आपके पास हो जाएगा एफ डॉट डी के। तो एफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आई प्लस 2j प्लस 3k, और इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम हो जाएगा। 1 से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आ जाएगा आई, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें प्लस 3j, 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 2k। ठीक है, तो आप इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। आई को आई से मल्टीप्लाई करें 1, 2j को 3j से मल्टीप्लाई करें 6, और 3k को 2k से मल्टीप्लाई करें 6। सो दैट विल बी 13 जूल्स। ये आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। अ मैन स्टैंडिंग इन अ बस एंड पुशिंग द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन बाय द मास इज 0। क्योंकि जाहिर है वो उस बॉल को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका वर्क जो है वो 0 हो जाएगा। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज, दैट विल बी इक्वल टू mgh विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी है। सो इस केस में आपके पास m की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। g की वैल्यू इन्होंने 9.8 ली हुई है, और h की वैल्यू है कितनी, 5 मीटर। तो सिंपल सा असूल है, पॉइंट को हटा दें, 10 नीचे लगा दें, 5 2s are 10, 0.2 49s are 98। सो 49 जूल्स आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जवाब विद अ माइनस साइन। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। यहाँ पर वर्ड तो इन्होंने बाई यूज किया हुआ है, बट दैट द वर्क इज अगेंस्ट ग्रेविटी, सो दैट विल बी -49। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज कौन सा है जनाब, ये अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F is 7 minus 2x plus 3x square न्यूटन, और इस मैस की वैल्यू है 2 किलोग्राम, और डिस्प्लेसमेंट है 0 से 5 मीटर तक। ठीक है, वर्क डन इन जूल्स इज। तो इसकी सोल्यूशन हमने बिल्कुल उसी तरीके से करनी है, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। तो इसका जो वर्क हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, और f की वैल्यू लगा देंगे 7 minus 2x plus 3x square dx। इसका इंटीग्रल आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7 के साथ आ जाएगा x, 2 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन इस x का स्क्वायर ले लिया जाएगा, और नीचे भी 2 आ जाएगा। तो आसान सा तरीका है कि अगर यहाँ पर 1 है तो उसको 2 कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने इंटीग्रल नहीं पढ़ी हुई। और प्लस 3 x का स्क्वायर है तो x का क्यूब आ जाएगा, और 3 पे डिवाइड भी हो जाएगा, और ये 0 to 5, तो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 7x minus x square plus x क्यूब 0 to 5। अब इसमें वैल्यूज लगा दें, 7x की वैल्यू है मैक्सिमम 5, तो 7 5 minus 5 square plus 5 क्यूब, 35 minus 25 plus 125, इससे आ जाएगा 10 plus 125, 135 जूल आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। A disk of radius 2 meter and mass 100 kilogram rolls on a horizontal surface. Its center of mass has a speed of 2 centimeter per second. How much work is needed to stop it? तो इसके लिए आप सिर्फ इसकी टोटल किनेटिक एनर्जी मालूम कर लें, बस उतना ही आपको इसके ऊपर वर्क करके उसको रोकना होगा। सो किनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv² ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद रहे कि आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हाफ mr² होता है डिस्क के लिए। सो आप इसमें वैल्यूज लगा दें, हाफ mv² प्लस हाफ इनटू हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज लगा दें, हाफ इनटू m की वैल्यू कितनी है, 100 किलोग्राम, v की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो पहले 2 को 100 पे डिवाइड कर लें बिकॉज सेंटीमीटर है, और फिर इसके बाद इसका स्क्वायर ले लें, प्लस
ये 1/2 और 1/2, ये 1/2 और 1/2 1/4 आ जाएंगे। एम की वैल्यू अगेन 100 किलोग्राम, आर की वैल्यू है 2 मीटर, ये 2 का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये इसकी वैल्यू ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पता चल जाता है तो इसमें डायरेक्टली आप क्या लगा दें, वी की वैल्यू लगा दें। ठीक है, वाई? बिकॉज वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसकी जगह मैं वी स्क्वायर लगा लूँगा। तो वी स्क्वायर की जगह 2 डिवाइडेड बाई 100 और इसका फिर से स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 4/100 इंटू 100, तो ये दोनों 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये एक 100 तो कैंसिल हो गया, इसके साथ आ जाएगा 1/4। अगेन यहाँ पर 100 आ गया है, इधर भी 4/100 का स्क्वायर है। ये फिर से मैंने एक 100 कैंसिल कर दिया है ताकि थोड़ा सा आपके लिए काम आसान हो। 2 2s are 4, 4 4 का आउट हो गया, तो ये बन जाएगा लेफ्ट पर आपके पास जो आएगा दैट विल बी 1/100 और अच्छा, यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में एक गलती की है, ये 20 नहीं है, 2 नहीं है बल्कि 20 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ में थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये रेड पेन से कर रहा हूँ, तो ये भी 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 400 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से भी आपके पास जवाब आ जाएगा 200। ठीक है, और इधर से आपके पास बिल्कुल इधर भी आपको यही 400 मिलेगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और 200, ये देखिए 1 की जगह 200 आ गया प्लस, और ये 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, इधर से 1 आ जाएगा। सो इससे आ जाएगा 2 + 1 3 जूल। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ गार्डनर मूव्स अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन और 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है। वर्क सिंपल, आपके पास फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू है 50 न्यूटन और मीटर है 50 मीटर, और कॉस 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, ये बन जाएगा 2500 इंटू 1/2 1250, उसका हाफ हो जाएगा। याद रहे कि अगर ये एंगल ये बिल्कुल 60 डिग्री ना होता, पैरेलल होते, तो उस वक्त आपके पास जवाब आ जाता 2500 जूल्स। ठीक है, 120 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल्स अपॉन विच इट एक्ट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस कैन डू नो वर्क। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये आपके पास डायरेक्शन ली जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और लेट से ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो ये एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जिसमें इनके दरमियान 90 का एंगल बनता है, और इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं कर सकता। 121, a man pulls a bucket of water from a height h meter deep well. If mass of rope is m and the mass of bucket with water is capital M, then work done by the man is simple सा हिसाब हो जाएगा कि तो दोनों mgh प्लस mgh। ठीक है, तो इनमें आप क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, gh इसमें कॉमन कर लें, दैट विल बी द टोटल वर्क डन। मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। कैनेटिक एनर्जी जो है वो 44% से इंक्रीज होगी, 44% के बराबर है 44/100, जिससे आपके पास जवाब आता है 0.44। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये जो लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं 1 2 3 4 और ये 5 वाली है वर्क एंड एनर्जी के MCQs की, उन्हीं में से ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। जो रेफरेंस इक्वेशन हमारे पास इसके लिए यूज़ होती है वो ये है के ई इज़ इक्वल टू P²/2m। तो यहाँ पर आकर हमारे पास जो वर्क ऑन एनर्जी का जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। ठीक है, इसमें और भी अगर आपके पास कोई ऐसे MCQs हैं जो आपको समझ नहीं आते तो आप उसमें स्क्रीनशॉट लेकर या कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दें। ठीक है,
और अगला इंशाल्लाह फिर हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का चैप्टर। वीडियो जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ तो जूनियर्स के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फिर आपको टाइम पर जो भी न्यू अपडेट होती है एमडी कैट के बारे में या फिज़िक्स के क्वेश्चंस के बारे में या टॉपिक्स के बारे में, जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप उसको एक्सेस कर सकें आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।